जीएस के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में हमारे पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलिए, ये सारे प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जामों में पूछे गए हैं और आप लोग यदि प्रैक्टिस सेट या फिर पिछले वर्षों का प्रीवियस सेट सॉल्व करते होंगे तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है और यहाँ पे जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप लोग को पता भी होगा, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। यदि आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे, यूएसए में है। अब आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 सदस्य देश है। अब सबसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है, तो आपका दक्षिणी सूडान इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश है और 193वां देश बना था दक्षिणी सूडान। ठीक, दक्षिणी सूडान 193वां देश बनता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे महासचिव इसके कौन है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एंटोनी गुटारेस हैं इसके महासचिव। एंटोनी गुटारेस हैं इसके महासचिव। एंटोनी गुटारेस कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक, पुर्तगाल के। पहले महासचिव कौन थे, आपसे पूछे कि पहले महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली थे पहले महासचिव, ट्रिगवेली थे। ठीक, इतना आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। अब आप अगला प्रश्न है कि यूएनओ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ से गए थे। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन महासभा में क्या किए थे, हिंदी में भाषण दिए थे। अब यूनाइटेड नेशन महासभा के बारे में बात करें, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। इसे विश्व की क्या कहते हैं, लघु संसद कहते हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है आपका, तो भाषा की बात यहाँ पे हुई है, तो यूनाइटेड नेशन में भाषा जो बोली जाने वाली है वो कितनी है, तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे 6 भाषाओं में बातचीत होती है। कौन कौन सी, एक तो आपकी हो गई अंग्रेजी भाषा। इन सभी भाषाओं को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ऑप्शन में दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी भाषाएं नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, उसके बाद अरबी हो गया, आपका अरबी हो गया, रूसी हो गया, इसमें बोली जाती है, और फिर चीनी, उसके बाद कौन, स्पेनिश। इतने भाषाओं में यहाँ पे बोली जाती है। लेकिन आपसे पूछे कि कार्यकारी भाषा कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो कौन कौन सी है। कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, एक तो आपका अंग्रेजी हो गया और ये फ्रेंच हो गया। इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज यहाँ पे लिखे जाते हैं और फ्रेंच भाषा में भी इसमें लिखे जाते हैं। जो भी यहाँ पे कामकाज होता है, काम करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और बोलने की भाषा जो है 6 है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले आप समझेंगे सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में बात करेंगे। यूएनओ का टोटल 6 अंग है। यूएनओ के कितने अंग है, यूएनओ के टोटल 6 अंग है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। उसमें से एक है सुरक्षा परिषद, इसमें से है एक सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में बात करें, एक यहाँ पे 15 सदस्य हैं टोटल। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य की आपसे पूछिए अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य पूछे तो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, और 10 और 5 मिला के कितना, 15। तो यहाँ पे देखेंगे अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है। इनके पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है। 5 अस्थायी सदस्य, इनके पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है। तो कौन कौन से 5 सदस्य हैं, एक तो आपका हो गया रूस हो गया, एक हो गया आपका चीन, और एक हो गया आपका यूएसए, रूस चीन यूएसए, एक हो गया फ्रांस, और एक हो गया कौन, ब्रिटेन। ये 5 सदस्य हैं यहाँ में संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, और ये यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। ये 5 सदस्यों का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अब यहाँ पे और प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछे दिसंबर के माह में किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 23
दिसंबर के दिन मनाया जाता है। आपसे पूछे कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस तो ये 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक, तो इतनी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के पहले गवर्नर जनरल कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है। तो स्वतंत्र भारत के यदि पूछे पहले गवर्नर जनरल तो कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो माउंट बेटन हैं। ठीक, माउंट बेटन आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो आपको कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी राजगोपालाचारी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, सी राजगोपालाचारी यहाँ पे हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय का थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, भारत का आपसे पूछे कि पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का यदि पहला गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग हो जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल। आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल है तो वो कौन हो जाएंगे, आपका कैनिंग हो जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, भारत का जो है प्रथम वायसराय कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय पूछिए आपसे तो इसका जवाब हो जाएगा कैनिंग। प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल पूछे या प्रथम वायसराय पूछे तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, कैनिंग। आपसे पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन सा है, भारत का जो है अंतिम वायसराय पूछे, भारत का यहाँ पे लिख देते हैं, तो भारत का अंतिम वायसराय पूछे तो वो कौन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। उसके बाद भारत स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन ये बनते हैं, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन ही बनते हैं। ठीक, माउंट बेटन ही बनते हैं। ठीक, तो इतने आप लोग याद रखेंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, यहाँ पे वास्तविक नाम देख लेते हैं तात्या टोपे का क्या था। तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम था। तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। आपसे पूछे कि लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीबाई का जो है वास्तविक नाम क्या था, तो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जो है वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। आपसे पूछे कि यहाँ पे दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती का जो है वास्तविक नाम क्या था, सरस्वती का जो वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर था। तो ये एग्जाम में बने हुए प्रश्न है, इस वजह से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को भारत और किस नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये प्रश्न है हमारा। तो साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्यों व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे सदस्य जो है वो कौन थे, साइमन कमीशन के जो सारे सदस्य थे वो यहाँ पे अंग्रेज थे, इस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। अब साइमन कमीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। आपसे पूछेगा कि भारत कब आया था साइमन कमीशन, गठन तो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत कब आया था, ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। और इसमें भारत में जमकर विरोध हुआ, भारत में साइमन कमीशन का जमकर विरोध हुआ। इसमें भारत में पूछा जाता है कि काले झंडे भी इसमें साइमन कमीशन के विरोध में दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए। और आपसे पूछे कि यहाँ पे कौन सा नारा लगाया गया, तो यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक, तो इतना चीज आप लोग साइमन गो बैक के नारे यहाँ पे लगाए गए, इतना आप लोग साइमन कमीशन से ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो गोलमेज सम्मेलन की बात करें यहाँ पे तो गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुआ था। सबसे पहला सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, उसके बाद 1931 में होता है, फिर 1932 में होता है गोलमेज सम्मेलन, एक बार 1932 में हुआ। अब आपसे पूछे कि साइमन कमीशन कहाँ हो रहा था, तो किस शहर में हो रहा था, तो ये लंदन में हुआ था। और लंदन कहाँ पे, ब्रिटेन में है, आप लोग भली बात जानते हैं, लंदन ब्रिटेन में है। अब आपसे पूछे कि साइमन कमीशन पहला 1930 में हुआ, जो कि ये प्रश्न है। और आपसे पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कौन गए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने कौन गए थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने भीमराव अंबेडकर गए थे, भीमराव
अंबेडकर गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अब आपसे पूछेगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो आप लोग याद रखेंगे केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लंदन में हो रहा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी गए थे और गांधी जी केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में हुई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी तरुण स्त्री सभा की स्थापना। और ये क्यों हुई थी इसका स्थापना? क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की जो है शिक्षा में बल देने के लिए, स्त्रियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए, बल देने के लिए इसमें बनाया गया था, शिक्षा को बल देने के लिए ये बनाया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस यहाँ पे आ चुका है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को दिन मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, भारत की जो है राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है? अनुच्छेद आपसे पूछे किस आर्टिकल में इसे रखा गया है, जो हिंदी राष्ट्रभाषा है उसे किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो ये किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद नंबर 343 में इसे रखा गया है। और भारत की राष्ट्रीय भाषा को हिंदी को बनाया गया है। ठीक, और हिंदी की आपसे पूछे कि लिपि कौन सी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी की लिपि जो है कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी की। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, हैदराबाद में स्थित है। और अन्य प्रश्न जो है एग्जाम में जो पूछे गए हैं, आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो विजय स्तंभ कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे हवा महल कहाँ पे स्थित है, हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। हवा महल किस जगह में स्थित है? तो ये जयपुर में। आपसे पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार की बारे में बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने करवाया था। और इसको पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को इसे पूरा कराने का श्रेय दिया जाता है। इल्तुतमिश को इसे पूरा कराने का श्रेय दिया जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो आपसे पूछे कि यहाँ पे धन निर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले कौन थे? या धन बहिष्कृत का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक, धन निर्गमन का सिद्धांत। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का गणना पहले दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि वित्तीय घाटा का मतलब यह है कि सरकार किससे पैसा लेती है। तो जब वित्तीय घाटा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार पैसा लेती है। किससे पैसा लेती है? भारतीय रिजर्व बैंक से। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। अब भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे आया है तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हम लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आप लोग बताएंगे। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था? 1949 को हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। आपसे पूछे कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर है वो कौन है? आरबीआई के जो पहले गवर्नर है वो कौन है? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर है वो ओसबॉर्न स्मिथ है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर है ओसबॉर्न स्मिथ है। ठीक, आरबीआई के पहले गवर्नर। आपसे पूछे कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख है। आपसे पूछे कि वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है। शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे आरबीआई से आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक,
आपसे पूछे कि यहाँ पे केंद्रीय हिंदी, आपसे पूछे कि हिंदी हमारे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपसे पूछे हिंदी किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय भाषा है और आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी है। और यहाँ पे लिपि हमने अभी बताया कि हिंदी की जो लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है हिंदी की। और आपसे पूछे कि यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। नगर पालिकाओं का उल्लेख किस भाग में है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। या तो इसके भाग पूछेगा, या फिर संशोधन पूछेगा, या फिर अनुसूची पूछेगा, या फिर विषय पूछेगा। तो हम तीनों सब चीज़ देख सकते हैं। तो भाग, यहाँ पे भाग आपसे पूछे कि किस भाग में है, तो भाग 9 का ए में है नगर पालिका। ठीक, भाग 9 के ए में है नगर पालिका। अब आपसे पूछेगा कि नगर पालिकाओं में यहाँ पे संशोधन कब किया, किस संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। तो आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे नगर पालिका को भारतीय इतिहास में शामिल किया गया, तो इसके लिए होता है 74वां संविधान संशोधन और 1993 में। और यहाँ पे इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, इसके तहत अनुसूची नंबर जोड़ी जाती है 12वीं, जो कि लास्ट अनुसूची है। भारत में कुल जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, 12 ही है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें इसके तहत भारत में संविधान में कितने विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को काम करने के लिए, 18 विषय। ये विषय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए कितने, तो 29 विषय दिए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और ग्राम पंचायत के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, 1971 में दिया गया था। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। और ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो जो है कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा होता है। ठीक, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। और यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, ये आपसे पूछा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो ये कार्बन के अपर रूप है। किसके अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। आपसे पूछे कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा है। आपसे पूछे कि हीरा में कौन सी प्रकाश की घटना होती है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे में। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मानव शरीर की जो है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रंथियों से संबंधित जो है हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप लोग सुनिए। आपसे पूछे कि यहाँ पे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, वो यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो कौन है, यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत। और आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर की जो सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है। ठीक, थायराइड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और यहाँ से थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो थायरॉक्सिन निकलते हैं। मानव शरीर यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे निकलती है। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे थायराइड ग्रंथि से निकलती है। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी का है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ जो प्रश्न लिए गए हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसके लिए होता है संविधान में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और कौन से भाग में जोड़ा गया, तो इसे भाग 4 के ए में जोड़ा गया, भाग 4 के ए में जोड़ा गया। आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो इसके बारे में अनुच्छेद आपको 51 में बताना है, इसे 51 में रखा गया है। ठीक, और यहाँ पे अब पूछे मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो इसे रूस से लिया गया या फिर सोवियत संघ भी मिल सकता है, यूएसएसआर भी, सोवियत संघ भी आपको मिल सकता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे सिफारिश किस समिति ने किया था मौलिक कर्तव्यों के लिए, सिफारिश की समिति के सिफारिश पे इसको
ऐड किया गया था, तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिसके सिफारिश पे इसे ऐड कर दिया गया था। इसे ऐड कर दिया गया किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसने किया? तो जो है सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसने किया? तो सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। ठीक, केंद्रीय बजट सबसे ज्यादा बार किसने? सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। अब आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जो है स्वतंत्र भारत का पूछे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो षणमुखम शेट्टी ने इसे प्रस्तुत किया था। षणमुखम शेट्टी ने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल था। हेराल्ड डोमर मॉडल था। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर। मुद्रा का पहला और बात करेंगे यहाँ पे, तो या इसका समय कौन सा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? ये दूसरा है, इसलिए पूछा जाता है 1956 से लेके 1956 से लेके 1961 तक इसका टाइमिंग था। ठीक, 1956 से 1961 तक इसका टाइमिंग था। हेराल्ड डोमर मॉडल था। और पूछे कि इसमें यहाँ पे 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बनाया गया था कौन सा इस्पात संयंत्र? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया था। ठीक, और इसके तहत क्या किया गया था? राउरकेला इस्पात संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया था? उड़ीसा में लगाया गया था। और यहाँ पे पूछे कौन से देश इसको सहायता किया था? तो यहाँ पे रूस की सहायता से इसे लगाया गया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे जर्मनी की सहायता से इसे लगाया गया था। जर्मनी की सहायता से इसे लगाया गया था। और आपसे पूछे कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। और इसमें सहायता कौन किया था? इसमें रूस सहायता किया था। ठीक, रूस सहायता किया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र कब बनाया गया था? दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र किस 5 ईयर प्लान में बनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही बनाया गया था। और इसमें ये कहाँ पे बनाया गया था? पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। पश्चिम बंगाल में बनाया गया। और इसकी में सहायता कौन किया था? ब्रिटेन किया था। इसमें सहायता ब्रिटेन करता है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। मुद्रा का पहला अवमूल्यन कब हुआ? तो मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में बात करें, कुल टोटल 3 बार हुआ था। तो कब हुआ था? टोटल 3 बार। पहली बार जब हुआ था 1949 में हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ था, और तीसरी बार 1991 में हुआ था। 1991 में कुल मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है वो केसी नियोगी थे। ठीक, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में कौन है? वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर सिंह है। नंद किशोर सिंह है वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, और ये किस नंबर के हैं? 15वें नंबर पे हैं वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। और अनुच्छेद नंबर कितने में है वित्त आयोग? अनुच्छेद नंबर 80 में वित्त आयोग की, अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। और किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? तो अमर्त्य सेन को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। ठीक, अमर्त्य सेन को सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। ठीक, और यहाँ पे कब से शुरुआत है अर्थशास्त्र नोबेल देने की? जो अर्थशास्त्र में नोबेल देने की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1968 में हुई थी। पहली बार 1969 में इसे दिया गया था। ठीक, और बात करें कि शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। शांति का नोबेल कहाँ से दिया जाता है? शांति का जो नोबेल कहाँ से दिया जाता है? तो ये ओस्लो से दिया जाता है। शांति का नोबेल ओस्लो से दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में भारत में सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। आपसे पूछे कि यहाँ पे रेलवे लाइन की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में? सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की लंबाई किस में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन की लंबाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिए थे? तो बारदोली की महिलाएं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था। ठीक,
आपसे पूछे कि नेताजी किसे कहते हैं, नेताजी आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो ये सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था सबसे पहले, तो एडोल्फ हिटलर ने इसे सबसे पहले नेताजी कहा था। और एडोल्फ हिटलर कहाँ का तानाशाह था, ये जर्मनी का तानाशाह था। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। और जो आपसे पूछे कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद था वो कहा जाता है, जो फारसी में अनुवाद है महाभारत का वो कौन सा है, तो जो फारसी में अनुवाद है उसे रजनामा कहते हैं। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे रजनामा कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे पूछे कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो इसे जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं महाभारत को, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें फारसी जो अनुवाद है वो रजनामा कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है वो महाभारत है। विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो महाभारत है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है महाभारत है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखा था। इनका अन्य नाम क्या था, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो ये इनके दरबार में महामंत्री पद पे थे, महामंत्री पद पे थे। और इनके गुरु भी थे, कौटिल्य इनके गुरु भी थे और महामंत्री भी थे, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक छोटा राज्य कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सर्वाधिक राज्य है वो गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपसे पूछे कि सबसे छोटा तटीय रेखा किस वाला राज्य कौन सा है, जो भारत का जो सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा है। भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य गोवा है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में अधिक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है, तो ये गोवा में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। अब आपसे पूछे कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य गोवा है, ठीक। और यहाँ पे जो हर घर जल वाला राज्य कौन है, यहाँ पे हर घर जल वाला राज्य पूछे, हर घर जल वाला राज्य कौन है, वो भी गोवा है। आपसे पूछे कि ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का, तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। और मोहिनी अट्टम ये कहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, ये मोहिनी अट्टम भी केरल का है शास्त्रीय नृत्य। आपसे पूछे कि यहाँ पे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, वो भी यहाँ पे केरल का है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो भी केरल ही करता है। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल ही करता है। आपसे पूछे केरल की भाषा कौन सी है, तो मलयालम है, केरल की भाषा मलयालम है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।